देखिए कल हम आपको इंटीग्रेशन समझा रहे थे और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले, उसके बाद आपने 10x एक्स्ट्रा फंक्शन पढ़ा जिसका इंटीग्रेशन होता है log से, फिर आपने पढ़ा cot x जिसका इंटीग्रेशन log sin x। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट करके कुछ सवाल आपको बताए थे। मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको, देखिए आपको समझना है कि कैसे किया जाएगा सवाल। मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ 2x + 3 स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व करोगे आप? सर 2x + 3 को t मान लेंगे। करेक्ट। हमारे पास दो मेथड है। एक तरीका ये है कि हम सीधे इसको खोल लेते हैं। हम सीधे खोल दें कि 4x² + 9 दोनों के प्रोडक्ट का डबल दैट इज 12x। एक तरीका हमारे पास है। और ये हम जानते हैं कि x² का इंटीग्रेशन मतलब x³/3। 9 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बता सकता है कोई? 0। 9 का इंटीग्रेशन कितना होगा? आप एक्चुअली ऐसा लिख रहे हो 9 dx इंटीग्रेशन, ये सॉल्व कर रहे हो, कितना आएगा? 9 बाहर, इंटीग्रेशन किस पे लगेगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, ठीक है ना, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किस पे लगेगा? dx पे क्या बचेगा? x। फिर आपके पास है 12x। 12x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 12। x का इंटीग्रेशन बताइए। सर x⁴ करेक्ट। तो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर इज ऑफ 1। हमको पावर में एक जोड़ना होता है, पावर में एक जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप इसको एक्सपेंड नहीं करते, क्योंकि छोटी पावर थी आपने एक्सपेंड कर लिया, बड़ी पावर में थोड़ी आप एक्सपेंड कर पाओगे। तो इसकी दूसरी मेथड ये है कि अगर हम 2x + 3 को t मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें, 2 × 1 + 0 दिस इज dt/dx। दैट मीन्स 2 dx इज dt, मतलब dx की वैल्यू dt/2 के बराबर है। आप यहाँ 2x + 3 को डालिए t और dx की जगह डालिए dt/2। 1/2 बाहर करिए, t² का इंटीग्रेशन करिए t³/3। इट इज 1/6 t³। तो 1/6 और t की जगह डाल देते हैं हम 2x + 3 क्यूब, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो क्या लगा दिया हमने? +6। सही है, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ आज इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं एक असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा जो आपको शायद सॉल्व करना है, और कल मैं आपको जो फिजिक्स का पार्ट है पूरा एरर एनालिसिस ये हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये फिजिक्स में मैथ्स का पार्ट क्यों पढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअली फिजिक्स का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो बिना मैथमेटिक्स के आप कर ही नहीं सकते हो। ये मजबूरी है कि इसको पढ़ाया जाए। आपको लगता होगा कि फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बट इनको समझे बिना आप फिजिक्स में एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। ये आपकी 0 यूनिट में दिया हुआ है, स्कूल एग्जाम में भी सब सवाल दे दिए जाते हैं। अब ये देखो आप कि अगर ये जो 2x + 3 लिखा हमने, सपोज हमने यहाँ पावर बड़ी रख दी होती है, हमने लिख दिया होता 49 की पावर। तो अब क्या इसको एक्सपेंड करते हैं? ऑब्वियसली नहीं, 49 की पावर थोड़ी आप एक्सपेंड करोगे, बट ये मेथड स्टिल यहाँ काम करता है कि आप 2x + 3 को डालते t, तो t⁴49। dx आपने लिखा dt/2, dt/2 1/2, और बचता t⁴49 × dt। अब बताइए कितना है इसका इंटीग्रेशन? कितना आएगा? t/50। करेक्ट। t⁴50/50 मतलब ये हो गया है 1/100। t की जगह डाल दिया जाए 2x + 3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब चलिए एक सवाल है, sin x डिवाइडेड बाई cos² x, ये इंटीग्रेट करना है। बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा? sin x डिवाइडेड बाई cos। ज्यादातर ऐसे सवालों में अगर आप डिनोमिनेटर को t मानते हो, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। जैसे यहाँ देखो आप, अगर हम cos x को t माने
तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? करेक्ट। क्या साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी के बराबर होगी? ये पूरा टर्म क्या माइनस डी टी के बराबर है? और कॉस एक्स मतलब टी, कॉस स्क्वायर एक्स है मतलब टी स्क्वायर। इसको न्यूमरेटर में लेके आइए, टी टू द पावर माइनस टू। ये इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? यस सर। करेक्ट। हमको पावर में सिर्फ वन जोड़ना है, ये वन जोड़ दिया आपने। आंसर इज पॉजिटिव 1/t। और t क्या चीज थी? कॉस एक्स। और 1/cos क्या होता है? करेक्ट। लेकिन इसको आप कुछ और मेथड से भी कर सकते थे क्या इसी सवाल? सर वो स्क्वायर हटाने। स्क्वायर हटाने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं। अगर हम ऐसा लिखें कि ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स के बराबर है, तो सही है क्या? Yes, sir. अब ये क्या लिखा हुआ है? 10 10x और ये क्या लिखा है? Sec x. और 10 sec का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीधे फॉर्मूला ही है, जानते हो आप। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec, तो sec 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? लेकिन ये मेथोडोलॉजी केवल आपकी तब काम कर पाती जबकि यहाँ कॉस में क्या होता? स्क्वायर। मान लो मैं पावर को चेंज कर देता हूँ, चलिए हमने पावर को चेंज कर दिया, हमने लिख दिया cos टू द पावर 9x। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब ये मेथड तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आप एक cos अलग करोगे साइन में cos से 10 आ जाएगा और यहाँ बनेगा sec टू द पावर 8, उससे कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है ना? हालांकि फिर भी उससे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये मेथड आसानी से आपकी काम करेगी कि आप cos x को मानिए t, मतलब डिनोमिनेटर को t, ये आएगा माइनस साइन एक्स, ये बचेगा डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स को लिख पाओगे आप साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी। हम ये पूरा टर्म हटा के डाल देंगे माइनस डी टी, ये आ जाएगा टी टू द पावर 9 माइनस ये बचेगा टी टू द पावर माइनस 9 डी टी। इंटीग्रेट करिए, ये बचेगा टी टू द पावर माइनस 8 बाई माइनस, यही आएगा कि माइनस 10 आएगा? सर -8 माइनस 8, क्योंकि माइनस 9 था इसमें प्लस 1 करना है, -8 हो गया। करेक्ट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1/8 टी टू द पावर 8, सही है, 1/8 टी टू द पावर 8, तो 1/8 हो गया। और टी की जगह वैल्यू फिट कर देते हैं। दिस इज cos x टू द पावर 8, मतलब ये 1/8, ये ऊपर जाके बना रहा है sec टू द पावर -8x, यही है क्या? 1/cos is sec, पावर नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? Positive. पॉजिटिव पावर होगी। 1/cos किया हमने तो वैसे ही sec हो गया उसके ऊपर 8 की पावर। मान लो इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से ट्राई करते हैं, देखिए अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं कि sin x बाई cos x अलग कर देते हैं और cos टू द पावर 8x को अलग कर देते हैं। इसको रिप्लेस करा देते हैं भाई 10x, और इसको रिप्लेस करा देते हैं भाई sec टू द पावर 8x। करेक्ट। अब क्या करते हैं कि एक 10 और एक sec को एक ब्रैकेट में छोड़ देते हैं और sec टू द पावर 7x की अलग कर देते हैं। ठीक है। और अब क्या करते हैं यहाँ पर कि sec x को मान लेते हैं t, तो sec x 10x जो प्रोडक्ट था ये dt बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स कि sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt के बराबर हो।
करेक्ट, मतलब ये स्टेप और ये स्टेप ये मिलके क्या बना देती, dt, और sec कन्वर्ट हो जाता है t में, तो t टू द पावर 7 dt, ये बनता है t टू द पावर 8/8, मतलब होता है sec x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 1/8 sec टू द पावर 8x। करेक्ट, दो में से कोई मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले सवाल पर। मान लो एक क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना, क्या करोगे आप? क्या हो सकता है? सर ax प्लस b को t मान लेंगे। इस सवाल में क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है दैट कैन बी स्प्लिटेड, किसी एक चीज को t मानने से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस आ चुके हैं और डिनोमिनेटर को t मानने से न्यूमरेटर नहीं बनने वाला, और आप इसको t मानो न्यूमरेटर कहीं नहीं बन सकता, और न्यूमरेटर को t माने तो dt आएगा इसलिए नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ और ही नहीं चला। इस सवाल में हमारे पास रास्ता क्या है कि न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसको खोल दिया जाए, इसको खोल दिया जाए, और इसके अपॉन में रखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब देखो आप कुछ दिख रहा है, सारे टर्म को अलग अलग करिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच रहा है बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ चलिए दिस इज 2ab अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब दिख रहा है आपको कि सवाल बन जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स टू द पावर -2, 2ab 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, log x होता है, ठीक है। बताते चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले टर्म का कितना होगा, ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगेगा dx पे, कितना आएगा x, इस टर्म पर चलिए बी स्क्वायर इज कांस्टेंट विल बी टेकन आउट, x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा क्या? बताइए सही है कि गलत? Yes, sir. पावर में 1 जोड़ दिया, -2 था 1 जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2ab 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, कंप्लीटेड। लेकिन यही सवाल है, हम इसको उल्टा कर देते हैं, देखिए आप बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या आप करोगे सवाल, क्योंकि इसको अगर आप खोलते हो तो एक्सपेंशन नीचे आ जाएगा, अगर एक्सपेंशन सवाल में ऊपर आए तो कोई दिक्कत, नीचे अगर एक्सपेंशन आ गया तो सॉल्व कैसे होगा, नीचे अगर चीजें प्लस माइनस से कनेक्टेड है, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसको इंटीग्रेट करने का थोड़ी हमारे पास कोई फॉर्मूला है, जबकि यही सवाल अगर उल्टा है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है? यस सर। ठीक है ना, ये फर्क है, मतलब एक्सपेंशन नीचे नहीं चाहिए, तो आपको डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन नहीं चाहिए, आप क्या करिए इसको हटा दीजिए, इसको एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर, ये बचेगा a इंटू 1 प्लस 0, दिस इज dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू बचेगी dt बाई, ठीक है ना, dx की वैल्यू रख देते हैं dt बाई ए, फिर रख दिया हमने dt बाई, अब क्या बचा ax प्लस b, ये हटा दिया, दिस इज t, करेक्ट। अब क्या बचा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इफ यू कैलकुलेट
x, तो ax की वैल्यू दिख रही है t माइनस सी, सॉरी t माइनस बी, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है? आपको यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको t माइनस बी बाई ए का स्क्वायर लिख सकते हैं? सही है। अब ये सब उठा पटक किया क्यों है? एक्सपेंशन जो नीचे रखा था ये हमको ऊपर चाहिए। अब देखो आप क्या हुआ है, नीचे सिंगल वेरिएबल आ गया, ठीक है ना, t माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक ये आ गया 1/a³। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास क्या बच गया? तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने ये स्टेप क्यों उठाया। सिर्फ आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन करने से एक्सपेंशन ऊपर चला गया, सिंगल टर्म नीचे आ गया। नाउ दिस कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। हमने लिया टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इंटू टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बी। क्लियर? अब लीजिए 1/a³ टी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर से आएगा बी स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। इस स्टेप को लोगे आप तो माइनस 2b इंटू 1/t इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 1/a³। 1 का इंटीग्रेशन बताइए कितना लिखें? x यहाँ पे t है, इंस्टीड ऑफ x वी आर हैविंग t, यहाँ t आएगा प्लस बी स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन ये आ चुका है, माइनस 2b कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग t। करेक्ट? यहाँ चलते हैं 1/a³ t, ये आएगा माइनस 1/b स्क्वायर, सॉरी माइनस न्यूमरेटर में बी स्क्वायर होगा, अपॉन में टी आएगा, माइनस 2b लॉग, और अपने स्टेप के लास्ट में यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ, आप टी जिस चीज को लेके चले थे वो वापस रखें। जिस चीज को हमने टी माना था वो हम वापस फीड कर देंगे। ये रिजल्ट है। करेक्ट? ठीक समझ आ रहा है सबको? अब चलिए एक और सवाल बताता हूँ। एक क्वेश्चन है 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, क्या करोगे आप? कौन सा फॉर्मूला लगा दें? बताइए, कुछ हो सकता है उसमें? अगर हम 1/sin स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अगर ये चीजें अलग अलग होती हैं, अगर हम कहते हैं कॉसेक स्क्वायर, तो क्या इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है? तो नहीं, yes sir इसका फॉर्मूला है। और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? yes sir दोनों के फॉर्मूले हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, वी आर गेटिंग दिस टर्म, ये आ रहा है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। क्या किया जाए? जो 1 है, हम क्या 1 को हटा करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो आप कुछ फर्क पड़ा क्या सवाल पे? अब लग रहा है क्या कि सॉल्व हो जाएगा? yes sir अब हो जाएगा अब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेपरेट करोगे आप साइन स्क्वायर कैंसिल, विल बी गेटिंग 1/cos स्क्वायर, और यहाँ cos स्क्वायर कैंसिल, विल बी गेटिंग 1/sin स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, ये बन रहा है सेक स्क्वायर और ये बन रहा है कॉसेक स्क्वायर।
ये dx इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो आपका रिजल्ट है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी रिजल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए हम अगली एक प्रॉब्लम पर चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है 2 to the power 3x plus 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे हो पाएगा इंटीग्रेट? कोई फॉर्मूला है इसका? भाई 2 की जगह आप a लिख लो, इस पूरे वेरिएबल की जगह x लिख लो आप। a टू द पावर x का कोई फॉर्मूला है क्या? सर इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज a टू द पावर x log a ऑन दिस। हमें क्या करना है, इस चीज को एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है। ट्रीट दिस एज t, ये बनेगा आपका dt बाई dx, और dx बनने जा रहा है dt बाई 3। dx इज dt बाई 3, ठीक है, dt बाई 3। इसको हम लेते हैं, दिस इज 2 टू द पावर t, इसमें से 3 बार इंटीग्रेशन बचा 2 टू द पावर t dt। अब देखो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a ऑन दिस। सही लिखा है हमने? तो दिस क्वांटिटी इज एक्टिंग एज a टू द पावर x, a टू द पावर x आएगा और वो डिवाइड होगा log a ऑन दिस। ठीक, अब क्या करिए, 1/3 log 2 ऑन बेस c, और 2 टू द पावर t की वैल्यू रख देते हैं 3x प्लस 4। करेक्ट। ये सब जितने क्वेश्चन देखे आपने, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन की बारीकी। मान लो हमने कहा आपसे कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक, ठीक है, 0 टू पाई। देखिए भी वेरिएशन दिखाता हूँ। पहले आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करो। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉसेक। माइनस कॉस, और इसमें हमको लिमिट्स डाल देनी है 0 से पाई तक, ठीक है। और हमको क्या करना है कि एक बार इस फंक्शन में अपर लिमिट डाल देनी है, मतलब माइनस कॉस पाई, दिस इज अपर, माइनस माइनस कॉस 0। कॉस पाई होता है -1, और कॉस 0 कितना होता है? 1। आंसर कितना है? ठीक है, साइन एक्स को 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट किया, आंसर कितना आ गया? 2। अच्छा, साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ याद हो, मैं समझा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। यहाँ आप ले रहे हो साइन एक्स और यहाँ आप ले रहे हैं एक्स, यही सवाल है। साइन एक्स को 0 से पाई तक इंटीग्रेट करने का मतलब एक्चुअली आपने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया कि 0 से पाई तक का एरिया कितना आता है, कितना आ रहा है आंसर? 2। अगर हमने 0 से 90 तक कैलकुलेट किया होता, एरिया कितना आया होता? 1। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब ये देखिए कि ग्राफ में जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एरिया पॉजिटिव आएगा, और जो नीचे है वो माइनस आएगा। मतलब अगर आप पाई से 2 पाई तक साइन को कैलकुलेट करते हो, मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि साइन एक्स को कैलकुलेट करिए पाई से 2 पाई तक, ये इंटीग्रेशन निकालिए, कितना आंसर आएगा? -2। -2 आएगा। अच्छा, अब देखिए अगर हम आपको देते हैं कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है π/2 से 3π/2, आप बता सकता है कोई कि आंसर क्या होगा? π/2 ये है और 3π/2 इनके बीच में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, कितना एरिया आएगा? π/2 से पाई तक एरिया कितना है? 1। सर 1।
वन 1 और 1 से 3 by 2 तक -1, ये एरिया है 1 और ये एरिया है -1, दोनों का टोटल कितना हुआ? 0. 0 ये आंसर 0 आएगा। अभी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। मान लो अगर हम कहते हैं कि sin x को 0 से 2 पाई तक पूरा इंटीग्रेट करना है, बता सकते हो आप आंसर क्या होगा? 0. सर 0. क्योंकि 0 से पाई तक आएगा +2 और फिर ये आएगा -2, टोटल वैल्यू कितनी हो जाने वाली? ठीक है, अब मैं ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए, मान लीजिए 0 से 2 पाई लिया होता, हमारे आंसर कितना आना चाहिए? 0। देख लो आप आ रहा है कि नहीं? ये आंसर आ रहा है कि नहीं? देख, हम 0 से चले 2 पाई तक गए, चलते हैं यहाँ अपर लिमिट रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर। cos 2 पाई कितने डिग्री के बराबर होता है? cos 360 डिग्री कितना होता है? सर -1. cos 360 डिग्री -1 होगा? देखिए, कहीं लिखा हुआ है cos 360, क्या हम इसको cos 360 + 0 लिख सकते हैं? सही है। Yes, sir. किसी भी एंगल में से इट इज पॉसिबल टू रिमूव 360, कितने के बराबर हो गए? ठीक है, किसी भी एंगल में आप 360 जोड़ने घटाने के लिए फ्री। तो cos 360 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो cos 0 की कितनी होती है? 1 की -1? 1. 1. 1। आंसर विल बी 1। तो cos 2 पाई इज 1 माइनस cos 0 इज अगेन 1। आप इसको सॉल्व करिए, दिस वैल्यू इज -1 + 1। आंसर कितना है दिख रहा है आपको कि sin x को अगर हमने 0 से 2 पाई तक कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया? 0। इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हो, या मान लो मैं इसी चीज को वेरीफाई कर लेता हूँ cos फंक्शन की केस। चलिए, cos फंक्शन का ग्राफ अगर आपको याद हो, पढ़ाया हमने आपको, ये ग्राफ पाई है, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 2 पाई, ये cos x है और ये x की वैल्यू। अगर हम आपसे पूछते हैं कि cos x को इंटीग्रेट करना है 0 से 90, कितना आंसर आएगा बता सकते हैं? 1. 1 तो ये दिख रहा है आपको, ये आंसर 1। आप वेरीफाई करो, cos का इंटीग्रेशन आएगा sin x 0 से 90, ये वैल्यू होगी sin 90 माइनस sin 0, sin 0 इज 0, sin 90 इज 1। अच्छा, अब आपको ग्राफ पे ये भी दिख रहा है कि अगर हमने cos x को इंटीग्रेट करा लिया 0 से पाई, आंसर क्या आना? 0. साफ दिख रहा है, क्योंकि 0 से चले पाई तक गए तो आधे में ग्राफ ऊपर है, आधे में ग्राफ नीचे, एक वैल्यू +1 एक -1, आंसर क्या आएगा? 0। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये बना sin x 0 to पाई, आंसर होना चाहिए साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर। अब साइन 0 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। मेरे पास सबको, अब मान लो cos को मैंने पूछा होता कि एक पूरी साइकिल चाहिए हमको, हमारा सवाल वहां होता कि cos x को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना, कितना आंसर आना चाहिए आपके पास? 0 0, क्योंकि ये बनेगा +1, ये बनेगा -1, ये -1, ये +1, टोटल कर लीजिए, आंसर लेके 0। ठीक। अच्छा, अब सवाल में एक चेंज देखिए, आपने sin x की कर्व को समझा कि हर क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री के बीच में उसका आंसर 1 है, एक्सिस के ऊपर है तो +1, नीचे है तो -1। अब एक वेरिएशन समझते हैं। वेरिएशन ये है कि किसी फंक्शन में, जैसे मान लो x, आप dy/dx ऑफ x में पूछता हूँ आपसे, आंसर कितना है आपका? इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 1 है। x का इंटीग्रेशन पूछें तो कितना है? सर x⁻²/2। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, आप एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर हम आपसे पूछते हैं dy/dx ऑफ मॉडुलस x क्या हो?
Sir, 1. अब बता, आंसर विल बी 1. 1 कि -1 कि दोनों? Sir, only 1. +1. ओनली 1। बताइए सबके हिसाब से आंसर यही है क्या? अच्छा चलिए, मैं एक छोटे सा पॉइंट आपसे पूछता हूँ। मान लो हमने लिखा है +2 इसका मॉडुलस लेना है, आंसर कितना है? 2. 2। अच्छा -2 लिखा हुआ है, इसका मॉडुलस लेना है, तो क्या लिखोगे? Sir, 2. तो ये 2 आया कैसे? आपने जो ओरिजिनल नंबर थी उसमें एक माइनस लगाया ना, समझ रहे हो बात आप? अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो नंबर कम्स आउट एज सच। किसी पॉजिटिव चीज का अगर आप मॉडुलस ले रहे हैं, नंबर कम्स आउट एज सच। किसी नेगेटिव चीज का मॉडुलस ले रहे हैं तो नंबर कम्स आउट आफ्टर टेकिंग अ नेगेटिव साइन। अब समझो आप, मॉडुलस एक्स है, इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो एक्स होगी कि नहीं? तो एक्स अगर पॉजिटिव चीज भी तो इट विल कम आउट एज सच। तो ये एक्स पॉजिटिव के लिए करेक्ट है। अच्छा मान लो एक्स नेगेटिव हुआ तो बाहर क्या आएगा? -x आएगा कि नहीं? सही है बात? तो Yes, sir. क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के लिए इसका डिफरेंशिएशन सेम आंसर रखेगा? देखिए हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं। x का डिफरेंशिएशन +1 और -x का डिफरेंशिएशन -1। ये आंसर x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये लेस देन 0। मतलब मॉडुलस x का जो डिफरेंशिएशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि x पॉजिटिव था कि नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव था तो आंसर +1 और x नेगेटिव था तो आंसर कितना है? -1। क्लियर? समझ में आ रही सबको बात? अब इस चीज को मैं किसी दूसरी बात पर लगा के दिखाता हूँ। जैसे आप सपोज साइन फंक्शन को ही ले लो, ये साइन फंक्शन। हमने आपसे कहा कि साइन एक्स को 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करिए, क्या आंसर आया था आपका? कितना आंसर था? 0 0. 0 मैं इस सवाल को चेंज कर देता, साइन एक्स पर एक मॉडुलस लगा दी, अब आंसर क्या होगा बता सकते हैं? आप इस बात को ग्राफिकल लेवल पर देखिए, ये ग्राफ किस चीज का है? साइन एक्स का है कि नॉट साइन एक्स का ग्राफ? sin x ये ग्राफ जो बनाया हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है वर्सेस एक्स। अच्छा जब मॉडुलस करते हैं तो क्या मॉडुलस होने के बाद नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती? किसी भी चीज का अगर आप मॉडुलस करते हो तो क्या आंसर नेगेटिव में आ सकता है? No, नहीं sir. आ सकता। नहीं. नहीं आ सकता। तो इस साइन एक्स पर जैसे ही आप मॉडुलस करो, जो नेगेटिव वैल्यूज थी ये पलट के ऊपर आ जाएंगे। ये ग्राफ पे आपको दिख रहा है। अब ग्राफ से बता सकते हो कि अगर हमने मॉड साइन एक्स लिया और हमने कहा इसको इंटीग्रेट करो 0 से 2 पाई, तो क्या दिखता है आपको? आंसर क्या आना चाहिए? Sir, 4. आंसर भी 4. 4। ठीक है, मान लो मैं पूछता हूँ आपसे कि हम साइन एक्स पर मॉडुलस लगा दें और इसको 0 से 100 पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, बता सकते हो आप आंसर कितना आएगा? ये वैल्यू है 0, ये है पाई, ये है। खैर एनीवे आप लोग ट्राई करना, टाइम फिनिश हो रहा है। 200 200 आएगा, करेक्ट। इसका जो पाई का पीरियड है इसका आंसर है 2। वही पल्स रिपीट हो रही है कितने बार? 100 टाइम्स। इसका आंसर आएगा 100 × 2, दैट इज 200। चलिए फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल मैं आपकी क्लास में एरर एनालिसिस शुरू करता हूँ, जो फिजिक्स का पार्ट है। जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं हो, बोर हो रहा हूँ, तो मैं कल एरर एनालिसिस का जो पार्ट है वो शुरू करता हूँ टॉपिक। और बीच बीच की क्लासों में इसका मैं 2 असाइनमेंट भी आप लोगों को सेंड करता हूँ, एक डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन का, विच इज टू बी सॉल्व बाय ऑल ऑफ यू। और उसकी क्लासेस को हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे, या इसमें जिनकी क्वेरीज है उसको मैं संडे को सॉल्व करूँ। एक्चुअली मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट लंबा है, सभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, जानता हूँ। तो मैं कल जो फिजिक्स का पार्ट है